सो भाई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में कंटिन्यू रखते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मटीरियलिटी प्रिंसिपल से। सो स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं भाई ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो भाई मटीरियलिटी जो प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई कोई भी इनसिग्निफिकेंट और इनमटीरियल फैक्ट्स हैं, बोलते हैं कि इनको आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। इनसिग्निफिकेंट एंड इमटेरियल फैक्ट्स नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन डिटेल। बोलते हैं जो भी इनसिग्निफिकेंट और इमटेरियल बोलते हैं इंफॉर्मेशन है उसको आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिटेल में डिस्क्लोज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओनली मटीरियल, मटीरियल मीन्स सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन मोस्ट ईजिएस्ट और सिंपलेस्ट मैनर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बोलते हैं जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है या सिग्निफिकेंट है। ठीक है, देखिए आप चाहे सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मटेरियल लिखें तो ज़्यादा बेटर लगता है, अकाउंटिंग की वो लैंग्वेज है। ठीक है, सो बोलते हैं कि जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है वही आपको प्रेजेंट करनी चाहिए, वो भी सबसे सिंपलेस्ट मैनर में। अच्छा, सबसे सिंपलेस्ट या इजीएस्ट मैनर में क्यों? देखो बेटा, जो इंफॉर्मेशन निकलती है अकाउंट्स की वो कौन यूज़ करता है? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सभी को अकाउंट्स आती हो, इसलिए इसको मोस्ट सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। अब इस प्रिंसिपल का एग्जांपल भी ले लेते हैं। बोलते हैं बिजनेस में स्टॉक में हमारे पास पेन भी होते हैं, पेंसिल भी होते हैं, पेपर भी होते हैं, स्केल, रबड़ वगैरह एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है, लेकिन हम इन सब को एसेट के तौर पे नहीं दिखाते, बल्कि इन सब को हम क्या है स्टेशनरी के तौर पे दिखा देते हैं। क्योंकि अगर हम जो स्टेशनरी के अंडर में आइटम्स आते हैं इन सब को एसेट के तौर पर दिखाने लग गए तो हो सकता है जो बैलेंस शीट हमारे एक पेज में प्रिपेयर हो जाती है, बना लेते हैं हम एक पेज में आराम से, हो सकता है उसकी जगह फिर पूरी एक कॉपी में बन पाए। इतनी सारी आइटम्स तो हमारी सिर्फ स्टेशनरी में आती है और बाकी चीज़ों को भी हम ऐसे सेपरेट करके बनाने लग गए। तो इसीलिए कहा गया है, इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, ऐसे छोटे मोटे बोलते हैं एसेट्स को एक पर्टिकुलर हेडिंग के अंडर में शो कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द आइटम। ये बात का ख्याल रखिएगा। देखिए, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये उसके साइज और नेचर पे बहुत ज़्यादा बोलते हैं डिपेंड करता है। ठीक है भाई, एक पेन है, ठीक है, तो क्या वो इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं है। ठीक है, क्यों? उसको आप स्टेशनरी आइटम के अंडर में दिखाते हैं। लेकिन एक पेन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, बोलते हैं प्योरली सोने का बना हुआ है, हीरे उस पर जड़े हुए हैं और काम वो लिखने का ही करता है, लेकिन क्या ये अब एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसेट नहीं हो गया है? बिल्कुल हो चुका है। अब आप इसको स्टेशनरी में सेपरेटली दिखा सकते हैं और बोलते हैं कैसे, ज्वेलरी के तौर पे दिखा सकते हैं भाई, क्योंकि अभी नॉर्मल पेन नहीं रही है ना, तो उसका नेचर अलग हो चुका है। ठीक है, उसकी कॉस्ट अलग हो चुकी है। तो टोटली कोई चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मटेरियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी साइज और नेचर पर डिपेंड करता है। साइज मतलब ये नहीं बड़ा या छोटा, मतलब उसके अमाउंट का साइज है क्या है, उसके कॉस्ट का साइज क्या है। ठीक है, इन चीज़ों पे आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल है। ठीक है जी। अब हम जब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की, देखते हैं तो प्रिंसिपल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। देखिए, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए वो एविडेंस से सपोर्टेड होनी चाहिए। द फिगर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय द एविडेंस। तो भाई कैसे एविडेंस? एक डायग्राम आपके सामने है भी, ये बोलते हैं जैसे वाउचर का दे रखा है आपके सामने। ठीक है, किसी वाउचर से, किसी बिल से, किसी कैश मेमो से, किसी डेबिट नोट से या किसी क्रेडिट नोट से, चेक से, बोलते हैं किसी न किसी एविडेंस से सपोर्टेड होनी ही चाहिए। ये अकाउंट्स का रूल भी है कि हर ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बोलते हैं वेरीफाइबल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया भी गया आपको कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बायस। ये बायस से फ्री होनी चाहिए, हमें किसी के प्रति ज़्यादा ही निष्ठावान नहीं होना चाहिए। एंड केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन, हर ट्रांजैक्शन की इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी हो सके। लेकिन कब हो पाएगी? जब वो ट्रांजैक्शन किसी एविडेंस से सपोर्टेड होगी, उसके पीछे कोई एक एविडेंस होगा कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई थी। अब आपने लिख दिया कि भाई मैं बोलते हैं कि 1 लाख रुपए का सामान लेकर आया, अब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आप बोले नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, उससे नहीं चलता है बेटा अकाउंट्स में। ठीक है, कोई हमारे पास क्या होना चाहिए? एविडेंस होना चाहिए। एक दूसरा लड़का था, वो भी 1 लाख रुपए का सामान लेकर आया था, लेकिन उसने क्या किया? आप कैश मेमो प्रेजेंट किया, तो उसकी बात मानी जाएगी और उस कैश मेमो को भी वेरीफाई किया जाएगा।
ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड अपॉन वेरीफाइबल एविडेंस सच एज इनवाइसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स, और भी कई चीजें आ सकती हैं, जैसे आपका कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, बहुत सारी चीजें और आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो कि आपका सोर्स डॉक्यूमेंट वाला एक चैप्टर है पर्टिकुलरली, उसमें आपने पढ़ा होगा, वो अलग से है, नहीं पढ़ा है तो मैं प्रेजेंट कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सो स्टार्ट करते हैं इस प्रिंसिपल को, ठीक है जी। इसको हम स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ साथ। साहब ये हैं हमारे सेलर साहब और ये हैं हमारे बायर साहब, ठीक है। हमारे सेलर ने इनको कुछ सामान बेचा, ठीक, कैसे, कैश सेल की 1 जनवरी को 10,000 रुपये की। उसी दिन इन साहब ने क्या किया, इनको वापस कर दिया रुपया 10,000 रुपये का रेवेन्यू, मतलब इन्होंने अर्न कर लिया, किसने, सेलर ने अर्न कर लिया, ठीक है। और उसी दिन ये रिकॉग्नाइज भी हो गया। रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड भी हो गया। किसने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक, सेलर ने। कहाँ, अपने अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मतलब उसी दिन इन्होंने अर्न भी कर लिया, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो नॉर्मल से एक ट्रेंड है। अब देखते हैं हम अगला केस, ठीक है। अगले केस में क्या है, हमारे पास ये एक सेलर है, ठीक है, ये एक बायर है, जैसे पिछली बार थी। अब इन्होंने सेल क्या की, क्रेडिट सेल, ठीक, कितने की, 10,000 की। कब की, 1 जनवरी की। अब हमारे बायर महाशय बोल रहे हैं कि भाई मैं आपको इसका रुपया 12 फरवरी को दूंगा। पिछले केस में क्या था, उसने उसी दिन दे दिया था रुपया, लेकिन इस बार वो क्या बोल रहा है, मैं 12 फरवरी को दूंगा। लेकिन याद रहे, चाहे वो रुपया आपको 12 फरवरी को दे, 12 मार्च को दे, 12 जून को दे, 12 जुलाई को दे, 12 अगस्त को दे, आपका अमाउंट, ठीक है, आज ही के दिन रिकॉग्नाइज मान लिया जाएगा कि भाई रेवेन्यू जो है आपने अपने बायर से आज ही रिकॉग्नाइज कर लिया है। यानी कब, 1 जनवरी को आप अपने अकाउंट्स की बुक में, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल, आपका पॉइंट ऑफ सेल क्या है, 1 जनवरी। जिस दिन जो पॉइंट ऑफ सेल होता है, अकाउंट से मानता है आपको पेमेंट कभी भी रिसीव हो, आपको पेमेंट चाहे कभी भी रिसीव हो, अगर आपने सर्विस रेंडर कर दी है तो बोलते हैं जिस दिन आपने सर्विस रेंडर की है उसी दिन ये मान लिया जाता है कि आपकी अर्निंग्स हो चुकी है, आपने अपना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्ड करना है, ठीक है, कहां, अपने अकाउंट्स की बुक में। ये हमारे अकाउंट्स का नियम है, ठीक। इनकम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम इनकम, ये देखिए जरा, इट्स ए वैल्यू फॉर विच सर्विसेज आर ऑलरेडी रेंडर्ड वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। भाई इनकम वो वैल्यू है जिसके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, चाहे पेमेंट रिसीव हो या ना हो। जैसा इस केस में है, भाई सर्विस तो प्रोवाइड कर दी ना सेलर ने, अब चाहे उसको उस दिन पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है, इनकम उसकी 1 जनवरी की ही वो काउंट होने वाली है। तो साहब इसकी अर्निंग कब की काउंट होगी, 1 जनवरी की ही ये काउंट होने वाली है, ठीक है जी। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, भाई नॉर्मली हम इसके बारे में ये जोड़ सकते हैं, रेवेन्यू इज अर्न्ड और रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज मतलब क्या, रिकॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल। भाई पॉइंट ऑफ सेल है जो वहीं पर, पॉइंट ऑफ सेल क्या था हमारे एग्जांपल में, 1 जनवरी जैसे की, तो 1 जनवरी की मानी जाएगी, जैसे भले वो 12 फरवरी को उसकी पेमेंट कर रहा था। एग्जांपल क्या है, सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश और क्रेडिट। रेंट रिसीवेबल फॉर द करंट ईयर इज रिकॉर्डेड इवन इफ इट इज नॉट रिसीव्ड। भाई मान लेते हैं आपका ईयर चल रहा है जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने। अब आपको दिसंबर का जो किराया था अपने किराएदार से नहीं मिला, ठीक, उसने बोला कि मैं आपको अगले साल जनवरी में दूंगा, लेकिन आपकी वो अर्निंग इसी साल की मानी जाएगी दिसंबर में, भले आपको अगले साल जनवरी में मिले, फरवरी में मिले या मार्च में मिले, अर्निंग तो वो आपकी इसी साल दिसंबर की मानी जाएगी। ये अकाउंट का रूल है, ये हमारे अकाउंट्स के रूल है। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो बनाया जाता है। अक्रूवल कंसेप्ट भी हमारा ऐसा ही है, एक्सपेंस भी बेटा इसी फॉर्मेट में चलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें क्या है, आप चाहे पेमेंट करें या ना करें, अगर आपने किसी की सर्विसेज ले ली हैं और आपने चाहे उसको पेमेंट कर दी हैं तो भी वो आपका एक्सपेंस है, और चाहे पेमेंट नहीं की हैं तो भी वो आपका एक्सपेंस है। मैटर क्या करता है कि आपने उसे सर्विस ली है या नहीं ली। अगर ले ली, ठीक है, तो क्या है वो आपके लिए एक्सपेंस है,
ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही है, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ, ठीक, जिसमें हम बचे हुए प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।